हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम था। दादा दादी, चचा और एक छोटी फूफो के अलावा हमारी फैमिली भी थी। अम्मी अब्बू, मैं और मेरी एक छोटी बहन मरियम जो सेकंड ईयर में पढ़ती थी। हमारा लकड़ी का कारोबार था जिसको अब्बू संभालते थे। चचा को इस बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि उन्हें किसी भी काम में दिलचस्पी नहीं थी। अपनी मर्जी के मालिक और गैर जिम्मेदार किस्म के इंसान थे। किसी का उन पर जोर नहीं चल सकता था। मूड होता तो कोई काम कर लेते, वरना ऐसे ही दर दर घूमते रहते। गैर शादीशुदा थे, इसलिए किसी जिम्मेदारी का ना एहसास था और न ख्याल। दादी समेत अब्बू ने भी पूरी कोशिश की कि उनकी शादी करवाकर उनको जिम्मेदारी का एहसास दिलाया जाए, मगर नाकाम रहे। खानदान वालों को उनकी आदतों का पता था, इसलिए कोई रिश्ता देने को तैयार भी नहीं था। जबकि बाहर से जब दादी और अम्मी की कोशिशों से कोई रिश्ता मिलता तो वो उसमें भी कीड़े निकालकर मना कर देते थे। दादी इसी वजह से चचा से नाराज रहती थी, मगर उन्हें तो किसी की परवाह नहीं थी। मैंने तो अम्मी को कई बार दबे लफ्जों में ये कहते हुए भी सुना कि चचा अयाश आदमी है, बाजारी औरतों के पास जाते हैं, इसलिए शादी नहीं करते। मगर ये बात उन्होंने दादी के सामने कभी नहीं कही, मगर ये कहती थी कि दादा दादी और अब्बू सब इस हकीकत से वाकिफ हैं। मगर चचा को कोई रोक नहीं सकता था, इसलिए सब खामोश रहते हैं। और फिर एक दिन अनहोनी हो गई। चचा किसी अजनबी औरत को घर ले आए और कहा कि उन्होंने शादी कर ली है, अब ये उनकी बीवी है और यहीं रहेगी। दादा दादी समेत हम सबको उनकी बीवी यानी चच्ची को कबूल तो कर लिया था, मगर वो अच्छी किसी को भी ना लगी, क्योंकि शक्ल से ही चालाक और तेज तरह औरत लग रही थी। सबने बादल नाखास्ता महज इसलिए उनकी बीवी को कबूल किया कि शायद इस तरह उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाए और वो सुधर जाएं। और फिर ऐसा ही हुआ। रफ्ता रफ्ता चचा कुछ जिम्मेदार बनते गए और अब्बू के साथ काम करवाने लगे। इस तरह चची भी, जिनको पहले दादी पसंद न करती थी, ऐसा ऐसा दादी की चहेती बन गई। उन्होंने अपने चर्ब जबान से घर के तमाम मर्दों के साथ साथ दादी को भी अपने कंट्रोल में कर लिया था और घर का कंट्रोल भी अपने हाथ में ले लिया। जबकि पहले अम्मी के हाथ में था, अब पूरे घर पर चाची का ही राज था। उन्हीं की ये अजारा दारी थी। दादी भी उन्हीं की गुण गाती थी। अम्मी की हैसियत घर में ना होने के बराबर रह गई थी। जो पहले अम्मी की सलीकामंदी की तारीफें करती नहीं थकती थी, अब चच्ची के भड़काने पर अम्मी के हर काम में कीड़े निकाला करती थी। और तो और अब्बू भी चच्ची के गुण गाते थे। दादा और चच्ची की हर बात को अहमियत देते, और अगर अम्मी भूले से कुछ कह देती तो वो उन पर नाराज होने लगती। मेरी और मरियम की तो पहले भी छोटा होने की वजह से कोई खास अहमियत नहीं थी इस घर में। अगर किसी मामले में बोलने की कोशिश करते भी तो छोटा कहकर हमें चुप करवा दिया जाता था। और फिर चच्ची के आने के बाद तो हम बिल्कुल ही खामोश तमाशाई बन के रह गए थे। एक बात तो मैंने चच्ची की खास तौर पर नोट की थी, जो मुझे बहुत अजीब भी लगी थी। वो ये कि जब भी चच्ची से उनके मेकअप वालों से मुतल्लिक सवाल किया जाता, घबरा सी जाती थी। उनके चेहरे का रंग उड़ जाता था और वो बात बदल देती थी। अम्मी का ख्याल था कि या तो चच्ची घर से भागी हुई है या फिर कोई बाजारी औरत है, क्योंकि एक तो उनकी चाल ढाल और लक्षण शरीफ औरतों वाले नहीं थे, और दूसरा उनसे अक्सर एक औरत मिलने आती थी जिसको वो अपनी कजन बताती थी। जर्क बर्क कपड़ों में मलबूस वो औरत मुझे कुछ मशकूक सी लगा करती थी। क्यों मशकूक लगती थी, यह वजह मुझे खुद भी समझ नहीं आती थी। बस मेरी छठी हिस्स कहती थी कि ये औरत ठीक नहीं है। मेरी मौजूदगी में जब वो घर पर आती तो बड़े गौर से हमारे पूरे घर का जायजा लेती थी। और दूसरा एक चीज जो पता नहीं मेरा वहम था, यह वाकई खतरे की घंटी थी। मैंने उसे कई बार अपनी बहन मरियम की तरफ घूरते पाया था। बहरहाल वो चच्ची के रिश्तेदार थी और घर वालों पर चच्ची की हुकूमत थी, लिहाजा मैं इसका घर में तो दाखला बंद नहीं कर सकती थी। लिहाजा मरियम को समझा सकती थी, मगर वो बेचारी इतनी सादा और भोली थी कि मेरी नसीहतों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी फौरन, और चच्ची का दिल जीतने के लिए भाग भाग कर उनके बताए हुए काम कर देती थी। घर का निजाम इसी तरह से चल रहा था कि अचानक छोटी फूफो का रिश्ता तय हो गया और हमारा घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। फूफो की शादी खानदान में हो रही थी और हम सब बहुत खुश थे। मगर खुशी के इस मौका पर हम पर यह क़यामत टूट पड़ी जिस दिन हम मैरिज हॉल में बारात के इस्तकबाल के लिए गए। उस दिन मरियम को शदीद बुखार था। वो घर पर रुक गई थी, हमारे साथ ना जा सकी। अम्मी भी उसके साथ रुकना चाहती थी, मगर चच्ची जोर देकर उन्हें साथ ले गई कि वो बारात का अकेले इस्तकबाल कैसे करेंगी। मेरा जाना भी जरूरी था, वरना मैं रुक जाती घर पर मरियम के साथ। खैर, जब फूफो की रुखसती से हम वापस आए
तो हमारे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मरियम गायब थी। हमारे घर में रोना धोना शुरू हो गया था। मातमी फैजाब छा गई थी। मैं और अम्मी गम से निडाल होने के साथ साथ शदीद हैरान थे कि आखिर मरियम घर से गायब हुई कहाँ। कोई समझ में नहीं आ रहा था। दुख के इस मौका पर रही सही कसर चची ने पूरी कर दी थी। हमारा गम बांटने या दिलजोई करने की बजाय उन्होंने मेरी मासूम बहन के शफाफ किरदार पर दिल खोलकर कीचड़ उछाला। सब खानदान वालों के सामने चिल्ला चिल्ला कर कहती रही कि मेरी बहन आवारा थी, किसी के साथ भाग गई। मजीद तकलीफ की बात तो यह थी कि चची के इस घटिया इल्जाम पर किसी ने उन्हें कुछ भी ना कहा, बल्कि दादी तो चची की हम ख्याल बन गई और अब्बू बिल्कुल खामोश थे, जबकि चचा और दादा की राय भी दादी की तरह चची जैसी ही थी। सिर्फ मैं और अम्मी ही ऐसे थे जिन्हें यकीन था कि हमारी मरियम ऐसा कभी नहीं कर सकती। यकीनन उसके साथ कुछ हुआ है, उसे किसी ने अगवा किया है। मैं वो सोचती रही। फिर अचानक माइंड में ख्याल आया कि हो सकता है कि कोई मरियम के पीछे पड़ा हो, क्योंकि वो कॉलेज जाती थी और कॉलेज जाते वक्त ऐसे वाकयात बहुत होते हैं। हो सकता है कि मरियम के साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो और डर के मारे मरियम ने हमसे जिक्र ना किया हो, फिर मौका देकर उस शख्स ने मरियम को अगवा कर लिया हो। इस ख्याल ने मेरी रगों में मजीद खून दौड़ा दिए थे। मैंने मरियम की करीबी सहेलियों तक रसाई हासिल करके उन्हें खोजने की कोशिश की कि क्या कोई ऐसा है जो मेरी बहन के पीछे पड़ा हो और फिर मौका देकर यह हरकत कर डाली हो। फिर बहुत कोशिशों के बाद मरियम की एक करीबी सहेली से सुनगुन मिली कि एक लड़का ऐसा था जो कुछ अरसे से मरियम के पीछे पड़ा हुआ था। मेरे इसरार पर उसने बड़ी मुश्किलों से लड़के का नाम और एड्रेस ढूंढ कर मुझे दिया। मैंने जब तहकीक की तो पता चला कि यह तो वही लड़का है जिसका कुछ अरसे पहले 3 बार मरियम के लिए रिश्ता भी आया और हमने तीनों बार ही इनकार कर दिया था। मरियम की सहेली ने यह भी बताया कि उसने उस लड़के को कई बार मरियम के रास्ते में भी खड़े देखा था, मगर उससे मुखातिब होते या बोलते हुए कभी नहीं देखा था। मैंने उस लड़के के घर जाकर पता किया कि वो कुछ अरसे से घर से ही गायब है। मेरा दिमाग खोलने लगा, अगर वो गायब हो तो फिर मरियम को भी यकीनन उसी ने गायब किया होगा। मैं इधर उधर से उसके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करता रही और इधर घर में अम्मी की रो रो कर हालत खराब हो चुकी थी। मरियम को गायब हुए 10 दिन से ज्यादा हो चुके थे और अब्बू और चचा अपने तौर पर ढूंढ रहे थे। मैं और अम्मी तो पुलिस में रिपोर्ट लिखवाना चाहते थे, मगर जहां भी हमारी एक न सुनी और चची ने सबके जहन में फतूर डाल दिया कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने से मजीद बदनामी होगी हमारी। लड़की तो वैसे ही भाग चुकी है, लिहाजा अब उसे ढूंढने से क्या फायदा। अगर मिल भी गई तो इस सब की बात कौन कबूल करेगा। गर्ज के 24 घंटे वो इसी तरह की बातें करती रहती है। नतीजा ये निकला कि अब्बू और चचा ने चचा की मरियम की भागने वाली बात पर यकीन करते हुए उसे ढूंढने का सिलसिला मौकूफ कर दिया। बल्कि चचा तो ये तक भी कहते थे कि अगर मिल भी गई तो हम खुद गोली मार देंगे उसे। दादी और चची उठते बैठते अम्मी और मुझे सुना सुना कर मरियम को बद्दुआएं देती। मैं तो लड़का था, सब्र करता, मगर अम्मी का एक तो मरियम की जुदाई और दूसरा दादी और चची के गलीज इल्जामात सुनकर दिल करता रहता, मगर उन दोनों को अम्मी पर तरस नहीं आता था। चची की बातों में आकर अब्बू ने अम्मी पर गुस्सा करना भी शुरू कर दिया था। उनके दिमाग ने भी चची की इस बात पर यकीन कर लिया था कि मरियम भाग गई है, इसलिए वो अम्मी पर चिल्लाते और गुस्सा करते कि तुमने बेटी की सही तरबियत नहीं की, इसलिए वो हमारे मुंह पर कालक मार कर चली गई है। अम्मी रो रो कर कहती कि नहीं, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती और वो ऐसी नहीं थी। मुझे यकीन है कि वो हरगिज भागी नहीं, बल्कि उसे किसी ने अगवा किया है। चची तो तनसिया अंदाज में कहती कि हाँ, तुम्हारी बेटी तो हसीना आलम थी ना, जो किसी ने उसे अगवा कर लिया। 1 महीना गुजर चुका था। अब्बू और चचा ने मरियम की तलाश बंद कर दी थी और उसे भूलकर अपने कारोबार में मसरूफ हो गए थे, लेकिन मैंने मरियम की तलाश जारी रखी और बेलाखिर मुझे सुराग मिल गया उस लड़के का एक जगह छुपा होने का। मैंने अपनी 2 करीबी दोस्तों को साथ लिया, पता लिया और उस जगह पहुंच गया। वो जगह जंगल के करीब एक कच्चा घर था, जहां वो लड़का अजीबोगरीब हरबे अपनाए, गले में मालाएं पहने, कोई चिल्ला या वजीफा करने में मसरूफ था। हमें देखकर जब उसने भागने की कोशिश की तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि मरियम को इसी ने उठाया है। हमने उसे भागने से पहले पकड़ लिया और वहीं बांधकर पहले खूब पिटाई की। फिर मरियम के बारे में उससे पूछा तो वो साफ मुकर गया कि उसे तो कुछ नहीं पता मरियम के बारे में। मैंने दोस्तों की मदद से उसे उठाकर एक दूसरी जगह ले गया। ये एक दोस्त का खाली मकान था।
मेरा इरादा था कि यहाँ इसके अच्छे से मुरम्मत करके मरियम के बारे में उगलवाऊंगा। मैंने उसे बहुत पीटा, मगर इतनी मार खाने के बावजूद भी वो अपनी बात पर न आया कि उसे मरियम के बारे में कुछ पता नहीं। ये तो उसने तस्लीम कर लिया था क्योंकि मरियम का पीछा करता था, मगर मरियम को उसने अगवा किया, ये बात मानने के लिए वो हरगिज़ तैयार ना था। एक और चीज़ जिसने मुझे उस पर शक जारी रखने पर मजबूर किया वो ये थी कि जब मैंने उससे सवाल किया कि वो जंगल वाले उस कच्चे घर में इतने दिनों से क्यों छुपा हुआ था, क्या कर रहा था वहां, तो वो ये बात बता नहीं रहा था। दूसरा, उसने मुझे अपने घर छोड़ने की डिटेल बताई। ये वो डेट थी जिस डेट को मरियम घर से गायब हुई थी। उसके घर वालों ने उस वक्त मुझसे झूठ बोला था कि वो काफी अरसे से घर से गायब था। ये सारी चीजें मुझे उस पर शक करने पर मजबूर कर रही थी। मरियम के बारे में उगलवाने में मैं तो नाकाम रहा, ताम उस पर शक बरकरार रहा था। अब जब तक मरियम मिल न जाती मैं उसे हरगिज़ छोड़ने वाला नहीं था, इसलिए मैंने उसे वहीं बंद कर दिया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कैसे ढूंढूं अपनी बहन को जो न जाने कहां और किस हाल में थी। मैं सख्त परेशान था कि अम्मी को संभालूं या मरियम को ढूंढूं। कई बार पुलिस स्टेशन जाने का इरादा भी किया, मगर यह सोचकर रुक जाता कि अगर अब्बा को पता चल गया तो वो मुझे घर से निकाल देंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे सख्ती से वार्न किया हुआ था कि पुलिस तक बात नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना नताइज अच्छे नहीं होंगे। मैं चला भी जाता पुलिस के पास, मुझे अपनी परवाह नहीं थी। अब्बा चाहे जो भी करते मेरे साथ, मगर मसला यह था कि उन्होंने अम्मी को छोड़ने की धमकी दी थी, जिसने मुझे मजबूर कर दिया था। उन्हीं दिनों एक और बात मेरे इल्म में आई कि अब्बा के एक शागिर्द जो इनके पास लकड़ी का काम करता था, उसने मुझे बताया कि मरियम के गायब होने से 2 रोज कबल अब्बा का मुश्ताक गुज्जर से झगड़ा हुआ था लकड़ी के पीछे। मुश्ताक गुज्जर का लकड़ी का ही कारोबार था, मगर वो गैर कानूनी काम करता था। जंगल से हुकूमत की लकड़ी चुराकर अपना कारखाना चला रहा था, जबकि हम लकड़ी खरीदा करते थे। उसके और अब्बा के बीच लकड़ी को लेकर ही उस दिन तनाजा हुआ था। मुश्ताक गुज्जर ने अब्बा को संगीन नताइज की धमकी दी थी, मरियम के बारे में भी इशारतन धमकाया था। यह सब सुनकर मेरा खून एक बार फिर कन पट्टियों में गर्दिश करने लगा, मगर मैं मुश्ताक गुज्जर पर हाथ डालने से पहले अब्बा से इस मौके की तस्दीक करना चाहता था। इसलिए जब मैंने अब्बा से पूछा तो वो बुरी तरह मुझ पर बरस पड़े कि मुश्ताक गुज्जर का तुम्हारी बहन के मामले में कोई हाथ नहीं है, तुम्हारी बहन खुद घर से भागी है। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद पर जब्त किया था, ताहम मुश्ताक गुज्जर को मैं छोड़ने वाला नहीं था। इसलिए अपने दोस्तों को साथ लिए मैं मुश्ताक गुज्जर के कारखाने पहुंच गया। जब वहां मैंने उससे पूछताछ करने की कोशिश की तो वो कमीना हरामजादा मरियम के बारे में गंदी गंदी बातें बकने लगा। मैं बर्दाश्त ना कर सका, लिहाजा मेरा मुश्ताक गुज्जर उसके आदमियों के साथ हाथापाई हो गई, जिनमें पलड़ा उनका भारी रहा। मैं और मेरे दोस्त पूरी तरह मार खाकर अस्पताल पहुंच गए। अब्बा ने मुझे कुछ इस तरह से सजा दी कि मुझे घर से ही निकाल दिया। एक दोस्त की सिफारिश से एक ऑफिस में गुजारे के लिए एक नौकरी मिल गई और साथ में रिहाइश के लिए कमरा भी। मुझे इस घर में रहने का कोई शौक भी नहीं था, जहां मेरी बहन के लिए सबके दिलों में नफरत और जुबान पर खलीस इल्जामात थे। मुझे और मेरी माँ को जहनी तौर पर टॉर्चर किया जाता। मैं सिर्फ अम्मी के लिए मजबूर था, उनसे मिलने के लिए तड़प रहा था। दिन में अब्बा कारखाने में होते थे, मैं 3-4 बार छुपकर अम्मी से मिलने भी गया, मगर हर बार दरवाजा खोलने वाली चची ही होती थी, जो मुझे खूब सख्त बातें सुनाकर दरवाजे से चलता कर देती थी। मजीद दुख की बात तो ये थी कि दादी को भी मुझ पर और अम्मी पर रहम ना आता। दरवाजे पर खड़ा अम्मी से मिलने के लिए मैं तड़पता रहता। कुछ अरसे बाद अचानक दादी का इंतकाल हो गया। दादी के इंतकाल पर भी अब्बा ने मुझे घर में नहीं आने दिया था। दादी के मरने के बाद अब्बा से मिलने में रुकावट सिर्फ चच्ची की थी, क्योंकि दादा मजदूर थे और अपने कमरे में ही पड़े रहते थे, जबकि अब्बा और चचा तो वैसे भी कारखाने में होते थे। मैंने इसका भी हल निकाल लिया था। हाशिर हमारा पड़ोसी था, जिसका घर हमारे घर के बिल्कुल करीब था। वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, 2 सालों से मेरे पास मुफ्त में पढ़ रहा था। उसके जिम्मे मैंने ये काम लगा दिया था कि जब चचे घर से बाहर जाएं तो वो मुझे इन्फॉर्म करे। लिहाजा हाशिर ने नजर रखी होती और वो मुझे बता देता, और यूं मैं अम्मी से मिलने के लिए पहुंच जाता। चूंकि अम्मी चारपाई की होकर रह गई थी, हर बार वो उम्मीद और आस भरी नजरों से मुझे देखते हुए मरियम का पूछती और मैं उन्हें झूठी उम्मीद और तसल्लियां देकर वापस आ जाता। यह सच था कि 1 साल गुजरने के बावजूद मेरी तलाश जारी थी, मगर अब तक मरियम के बारे में जरा सा भी सुराग नहीं मिला था। जिस लड़के को मैंने मरियम के अगवा के शुबे में उठाया था,
कुछ न हासिल होने की सूरत में 3 माह बाद छोड़ दिया था। मुश्ताक गुजर पर भी मुतवातिर नजर रखी हुई थी और फिर जिस दिन मुझे मालूम हुआ कि चचा और मुश्ताक गुजर में बड़ा जाराना है, अब्बा से चोरी छुपे चचा उस मुश्ताक गुजर से मिलते हैं, तब मेरा शक और भी पुख्ता हो गया था। मेरे सहन में एक ख्याल बैठ गया था कि अगर मुश्ताक गुजर ने मरियम को अगवा किया था तो इसमें यकीनन चचा भी शामिल होंगे, क्योंकि वो शुरू से ही बड़े खुदगर्ज और पैसों के मामले में बेहद लालची रहे थे। मैंने चुपचाप चचा और मुश्ताक गुजर की निगरानी शुरू कर दी थी और अपने दोस्तों को भी जिम्मा लगाया कि वह उन पर नजर रखें। बहुत अरसा नजर रखने के बावजूद कोई जरा सा भी सुराग हाथ ना लगा तो मैं सख्त मायूस। उन्हीं दिनों दादा का भी इंतकाल हो गया था। मैंने एक बार फिर घर जाने की कोशिश की, मगर अब्बा न जाने क्यों इतने पत्थर दिल बन चुके थे मेरे लिए कि उन्होंने मुझे जनाजे में तो शरीक होने दिया मगर घर के अंदर दाखिल ना होने दिया। मुझे समझ नहीं आती थी कि इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद अब्बा का दिल मेरी तरफ से नरम क्यों नहीं हो रहा। वो क्यों इतने संग दिल बने हुए हैं मेरे और अम्मी के लिए। इस सवाल का जवाब बातों बातों में मुझे हाशर ने से मिला। उसने कहा कि उसे अपनी अम्मी के जरिए पता चला है कि चचा और चची अब्बा को मेरे खिलाफ भड़काते हैं कि मैं गलत कामों में मुलव्वस हूँ और मेरा चाल चलन ठीक नहीं है, लिहाजा वो मुझे अपनी जायदाद से आग करके सब कुछ चचा के नाम कर दें। अगरचे मुझे जायदाद का कोई लालच नहीं था, मगर चचा जी की खुद गर्जी और अब्बा की बेहिसी का दुख जरूर था मुझे। दिन इसी तरह से बेकैफ गुजर रहे थे कि एक दिन अचानक हाशिर के जरिए अम्मी की वफात का पता चला। बिल आखिर मरियम के लापता होने के पूरे 4 साल बाद अम्मी की आस और उम्मीदों ने दम तोड़ दिया और वो मरियम को देखने की हसरत दिल में लिए इस जहाने फानी से कूच कर गईं। मैं धाड़े मार मार कर रोता रहा। अब्बा की संगदिली इस बार इतनी अरूज पर थी कि मेरी 1000 मिन्नतों के बावजूद भी उन्होंने मुझे अम्मी का चेहरा ना देखने दिया। मैं अम्मी की कब्र पर जाकर सिसकता रहा। उनकी कब्र पर हाथ रखकर मैंने कसम खाई कि मरियम का पता तो मैं लगा कर ही रहूंगा, चाहे जिंदा या मुर्दा, और इससे पहले मैं उनकी कब्र पर नहीं आऊंगा जब तक मरियम के मुतल्लिक मेरे पास कोई खबर नहीं होगी। मैंने अहद किया और चला आया। अब मैंने पूरे जोर शोर से एक बार फिर मरियम को ढूंढना शुरू कर दिया था। अब तो अम्मी की मजबूरी भी नहीं रही थी, लिहाजा मैं पुलिस स्टेशन चला गया। जब वहां से एसएचओ को पता चला कि 4 साल पुराना केस है तो उसने खूब जलील किया मुझे कि रिपोर्ट लिखवानी थी तो 4 साल पहले आते, फिर लड़की जिसके साथ गई होगी अब तो शायद 3-4 बच्चे भी होंगे उसके। मैं सब्र के घोंट पीकर नाकाम ना मुराद पुलिस स्टेशन से वापस लौट आया। ताम हिम्मत नहीं हारी थी और तलाश जारी रखी। सुबह काम पर जाता, छुट्टी के बाद सारा वक्त इधर उधर घूमकर मरियम को ढूंढने की कोशिश करता। दिन इसी तरह पर लगाकर उड़ते गए और बिल आखिर 4 साल मजीद गुजर गए। अम्मी की वफात के बाद मैंने दोबारा कभी घर जाने की कोशिश नहीं की थी। हाशिर से भी कांटेक्ट खत्म कर दिया था, क्योंकि मुझे अब अब्बा या चचा लोगों के बारे में कुछ नहीं जानना था। मुझे ऑफिस की तरफ से दूसरे शहर भेज दिया गया। उनकी दूसरी ब्रांच मैंने खोली थी। मैं नए शहर में आ गया था। चुपचाप मैंने खुद को काम में बिजी कर लिया। मेरा रिकॉर्ड बेहतर होने की वजह से मेरी प्रमोशन भी हो गई थी। यहाँ आने के बाद मैंने मरियम की तलाश छोड़ दी थी, क्योंकि अब इतने साल गुजरने के बाद मैं भी शदीद नाउम्मीद हो चुका था। नया ऑफिस रिहाइश से तरफ दूर था, मुझे बस जाना पड़ता था। एक दिन सुबह मामूल के मुताबिक ऑफिस जाने के लिए मैं बस में बैठा। ऑफिस रिहाइश गाह से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर था। ऑफिस से पहले बस 3 स्टॉप पर रुकती थी और मेरा स्टॉप आखिर वाला था। उस दिन भी रोज की तरह बस स्टॉप पर 10 मिनट के लिए रुकी। मैं खिड़की के साथ बैठा उदास निगाहों से बाहर के मनासिर देख रहा था कि एकदम एक मंदिर पर मेरी नजर पड़ी और रुक गई। स्टॉप से थोड़ा दूर काली चादर में लिपटी एक लड़की, जिसने चादर से चेहरा तो छुपाया हुआ था मगर कद काट जिस्म और चलने का अंदाज खूब हो मरियम जैसा था। साथ में 3-4 छोटे छोटे बच्चे। वो किसी रिक्शे में सवार हो रही थी। सिर्फ एक पल के लिए एक झलक ही देखी थी मैंने उसकी, और फिर बस चल पड़ी थी। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। जब तक मैं मुकम्मल होश में आकर कंडक्टर से बस को रुकवाता तब तक बस बहुत आगे निकल चुकी थी। ताहम फिर भी मैं बस से उतरकर फुल स्पीड में उसी स्टॉप पर भागता हुआ पहुंचा। मुझे कम से कम 10 मिनट लगे थे वहां पहुंचने में। तब तक वो रिक्शा जिसमें मरियम जैसी देखने वाली लड़की बैठी हुई थी वहां से जा चुकी थी। मैं पागलों की तरह स्टॉप पर खड़े एक एक आदमी से उस रिक्शे के बारे में पूछ रहा था।
किसी ने लाइल्मी का इजहार किया तो किसी ने दाएं तरफ इशारा किया और किसी ने बाएं तरफ। दाएं बाएं हर तरफ में दौड़ा और फिर थक कर सड़क के किनारे बैठकर रोने लगा। आज मरियम को गुम हुए 9 साल होने वाले थे। पहली बार मुझे किसी लड़की पर मरियम होने का गुमान हुआ था और अफसोस कि मैं उस तक पहुंच भी ना सका। अगले कई दिन मैं इसी दुख में मुब्तला अपने कमरे में पड़ा रहा। नौकरी पर भी नहीं जा सका था। मैं सोचता रहा कि कहाँ जाकर ढूंढूं उसे। मेरा एक करीबी दोस्त जो कि शुरू से ही मरियम को ढूंढने में मेरे साथ रहा था, उसे जब मैंने अपनी परेशानी शेयर की तो उसने मशवरा दिया कि जिस जगह मैंने मरियम जैसी उस लड़की को देखा था, मुझे उसी जगह जाकर देखना चाहिए दोबारा। उसके साथ बच्चे थे, या तो आसपास कोई मार्केट होगी या जहां वो शॉपिंग के लिए आई होगी, और मुमकिन है कि वो अक्सर आती रहती हो, या फिर कोई बच्चों वाला डॉक्टर या दम दरूद वाला बाबा होगा, क्योंकि इतने बच्चों के साथ कहीं जाना यकीनन किसी ऐसी ही वजह के लिए होगा। वहां कोई पार्क या पिकनिक पॉइंट तो नहीं था जिससे यह सोचा जा सकता कि वो लड़की वहां बच्चों के साथ एंजॉय करने आई हो। मैंने दोस्त के मशवरे पर अमल करते हुए वहां जाकर इधर उधर खोजना शुरू किया, मगर ना तो कोई मार्केट मिली और ना ही कोई चाइल्ड डॉक्टर का क्लिनिक। लेकिन हाँ, एक पीर बाबा का आस्थाना जरूर था वहां, जहां दूर दराज से लोग अपने बच्चों को दम करवाने आते थे। मुझे पक्का यकीन तो नहीं था, मगर एक उम्मीद के सहारे मैंने उस आस्थाने पर जाना शुरू कर दिया था। वहां काफी औरतें अपने बच्चों को लेकर आई हुई थीं। सबके चेहरों और चाल ढाल को गौर से देखते हुए मैं मरियम को ढूंढने की कोशिश करता, और बिलाखिर एक दिन वो हो ही गया जिसके लिए मैं इतने सालों से मेहनत और दुआएं कर रहा था। बाबा के आस्थाने के बाहर औरतों वाली जगह से थोड़ा दूर मैं बैठा बाहर आने जाने वाली औरत को गौर से देख रहा था कि मैंने उसी लड़की को देखा, काली चादर में लिपटी, 2 बच्चों का हाथ पकड़े, धीरे धीरे चलती हुई। उसके चेहरे पर चादर थी, मगर न जाने कहां से हवा का एक झोंका आया और उसके चेहरे से चादर हट गई। मैं जो सांस रुकी निगाहें उस पर जमाए बैठा था, साकित रह गया। वही आंखें, पतला नाक, पतले पतले होठों वाली वही मरियम थी। हाँ, वो मरियम ही थी। मैं पागलों की तरह उसकी तरफ दौड़ा था। मरियम मरियम कहकर मैंने जब उसे पुकारा तो उसने फौरन मुड़कर मेरी तरफ देखा। वो बड़ी तेजी से वापस पलटी थी। मैं उसके पीछे दौड़ा था, मगर मेरे सामने एक मूंछों वाला हट्टा कट्टा खौफनाक किस्म का आदमी आ गया था, जिसने सख्त नजरों से घूरते हुए कहा कि क्या मसला है। जब मैंने कहा कि वो मेरी बहन मरियम है, तो उस आदमी ने मुझ पर गरजते हुए कहा कि वो उसकी बीवी है और उसका नाम मरियम नहीं है। मगर मेरा दिल कह रहा था कि वो मेरी मरियम ही है। मैं मुसलसल उसे ऊंची आवाज में मरियम मरियम पुकार रहा था। मेरी चीखों पुकार पर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी और वो मोटा मूंछों वाला आदमी मुझे गालियां और धक्के देता मरियम को वहां से ले गया था। मैंने पीछे जाने की कोशिश की तो कुछ लोगों ने मुझे पकड़ लिया, क्योंकि वो मूंछों वाला आदमी बड़ा खतरनाक आदमी है। मैं उसके पीछे ना जाऊं वरना वो मुझे मार देगा। बड़ी मुश्किल से मैंने लोगों से खुद को छुड़ाया था और उस रिक्शे के पीछे दौड़ा जिसमें वो मूंछों वाला आदमी मरियम को लेकर जा रहा था। पैदल दौड़ते हुए मुझे ख्याल है कि अगर इसी तरह दौड़ता रहा तो एक बार फिर मरियम को खो दूंगा। मुझे किसी टैक्सी या रिक्शे में बैठकर चोरी छुपे उस मरियम वाले रिक्शे का पीछा करना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि वो रहती कहाँ है। एक बार जगह का पता चल जाता तो फिर पुलिस को ले जाकर छापा पड़वा कर मरियम को बाजियाब करवाना ज्यादा मुश्किल नहीं था। लिहाजा मैंने ऐसा ही किया। एक टैक्सी में बैठकर मुनासिब फासला रखते हुए मैंने रिक्शे का पीछा किया और फिर उस बिल्डिंग के करीब पहुंचकर जहां वो आदमी मेरी बहन को लेकर गया था, वहां साइड में छुप कर खड़ा होकर अपने दोस्त का इंतजार करने लगा, जिसको मैंने रास्ते में फोन कर दिया था। उसका बहनोई पुलिस में सब इंस्पेक्टर था, जिससे उसने मेरे लिए मदद मांगी थी। अब मुझे तब तक वहां छुपकर उस बिल्डिंग पर नजर रखनी थी जब तक वहां पुलिस ना पहुंच जाती, और फिर वो हुआ जिसने मेरे कदमों के नीचे से जमीन खींच ली थी। पुलिस ने जब उस बिल्डिंग पर रेड की तो वो जिस्म फरोशी का अड्डा निकला। मेरी बहन मरियम भी जिस्म फरोश औरतों में शामिल थी जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 5 दिन जेल में गुजारने के बाद मेरे दोस्त के बाद उसी पुलिस वाले बहनोई की मदद से रिहाई मुमकिन हुई, और बिलाखिर 9 साल और 9 दिन बाद मेरी बहन मरियम मेरे सामने थी। हम दोनों एक दूसरे से नजरें चुराकर सिर्फ रोते ही रहे। बिलाखिर पूछना तो था कि वो जुल्म का शिकार कैसे हुई। जब मरियम की जुबानी उसके मुजरिम का पता चला तो गम और गुस्से से मेरा खून खोलने लगा। उसी वक्त पुलिस को लेकर मैं 5 साल बाद अपने घर में दाखिल हुआ। सहन में अब्बा के साथ बैठे चचा चची को मैंने बेहद नफरत अंगेज निगाहों से देखा था। जी हाँ, मरियम का मुजरिम कोई और नहीं बल्कि चचा जी ही थे। चची की हकीकत भी इतने सालों के बाद मालूम हुई थी। वो एक तवाइफ थी जिसके जुल्फों के चचा असीर हुए थे।
चच्ची जिस्म फरोशी से उकता चुकी थी, इसीलिए शादी करके घर बसाना चाहती थी। चाचा को उन्होंने शीशे में उतार कर शादी के लिए रजामंद कर लिया था। कोठे वाले मुफ्त में चाची को उनके हवाले करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने चाची के बदले 10 लाख मांगे थे। चचा को वो 10 लाख अब्बा के दुश्मन मुश्ताक गुजर ने इसी शर्त पर दिए थे कि वो अब्बा के कारोबार में शामिल होकर उनके कारोबार को नुकसान पहुंचाकर मुश्ताक गुजर को फायदा पहुंचाएगा। अब्बा चचा की चालाकियों को नहीं समझ पाए थे। अब्बा का सारा कारोबार औने पौने दामो गुजर के पास बिक चुका था। अब अब्बा चाचा के मोहताज पड़े थे। मरियम को चाचा ने ही अगवा करवाकर कोठे वालों के हवाले कर दिया था और चाचा भी इस बात से वाकिफ थे। चच्ची पहले तो जुर्म को कबूल करने से इनकार करती रही, फिर जब लेडी पुलिस की मार पड़ी उन्हें, तो सब एतराफ कर लिया कि उनकी कोठे वाली शादी के बाद उन्हें चैन से नहीं रहने दे रही थी। इन्हें दोबारा धंधे में आने के लिए जोर दे रही थी और बात ना मानने की सूरत में ससुराल वालों को इनकी असलियत से आगाह करने की धमकी दे रही थी। चच्ची इस सूरत हाल में परेशान थी, क्योंकि अगर ससुराल वालों यानी दादा दादी और अब्बू को पता चल जाता तो उनके हक में अच्छा ना होता, और कंगले चचा के साथ रहने के लिए वो किसी सूरत भी तैयार नहीं थी। कोठे वाले चच्ची की बहन को भेजते थे धमकी देकर। वो औरत जो हमारे घर आती थी वो असल में चच्ची की अपनी ही बहन थी। चच्ची की अपनी बहन और माँ, जो कि कोठे वाली बाई थी, चच्ची को दोबारा धंधे के लिए ब्लैकमेल कर रहे थे। और फिर चच्ची की बहन की अचानक मरियम पर नजर पड़ी थी और इसने कोठे पर जाकर बाई को मरियम के मुतालिक बताया। तो उन लोगों ने चच्ची से कहा कि अगर वो चाहती हैं जिंदगी में सुकून रहने दिया जाए तो अपने शौहर की भतीजी मरियम को किसी तरह उनके हवाले कर दें। खुदगर्ज और मक्कार चच्ची ने अपनी आसाइशों भरी जिंदगी बचाने के लिए मेरी बहन को बलि चढ़ा दिया। फुप्पो की शादी वाले दिन चच्ची की मदद से उन लोगों ने मरियम को अगवा कर लिया और उससे शहर से ले आए, जहां वो लोग 9 साल से मरियम से धंधा करवा रहे थे। शुरू में भरपूर एहतजाज के बाद बेलाखिर मरियम ने जिंदगी से समझौता कर लिया था। वो मोटा आदमी जो मरियम के साथ था वो चच्ची का भाई था। वो मरियम का शौहर भी नहीं था। 9 साल से वो मरियम का इस्तेमाल कर रहा था। उसी से 5 नाजायज बच्चियां पैदा हुई, जिनको जबरदस्ती जन्म दिलवाया गया ताकि वो इन बच्चियों के बड़े होने के बाद इन्हें भी तवाइफे बनाकर दौलत कमा सके। मरियम की कहानी सुनने के बाद मेरा दिल चाह के खुद को गोली मार दूं। मेरी बहन 9 साल तक इतने बुरे हालात से गुजरते रही। 5 नाजायज लड़कियों को जन्म दिलवाया गया और मैं इसे बचा भी ना सका। पूरे 9 साल 10 दिन बाद मैं मरियम को अम्मी की कब्र पर ले गया। अम्मी की कब्र पर 9 साल पहले हाथ रखकर जो वादा किया था मैंने वो पूरा कर दिया था। पुलिस की तफ्तीश के मराहल मुकम्मल होने के बाद चचा चच्ची समेत मरियम के तमाम मुजरमों को सजा मिल गई थी। मरियम की बेटियों को भी हमारे हवाले कर दिया गया। इन बच्चों का कोई कसूर नहीं था। वो मेरी बहन के वजूद का हिस्सा थी, इसलिए मैंने और अब्बा ने खुले दिल से इन्हें अपनाया था। जी हाँ, मैं बताना भूल गया, अब्बा ने मुझसे और मरियम दोनों से माफी मांगकर हमें गले से लगाया था। मरियम को नॉर्मल जिंदगी की तरफ लाने में अब्बा और मुझे 5 महीने लगे। फिर 5 माह बाद हमने सादगी से मरियम का निकाह एक शरीफ आदमी से कर दिया। वो शरीफ आदमी जो 9 साल से मरियम से सच्ची मोहब्बत कर रहा था, इसे पाने के लिए वजीफा और चिल्ले काट रहा था। बिल्कुल आप सही समझे, मरियम का शौहर बोझ था, जिसको 9 साल पहले मरियम के अगवा के शक में मैंने अगवा किया था। वो लड़का जो अब 35 साल का एक मर्द था, वजीफे और चिल्ले अब समझ में आए थे, जो 9 साल पहले इतनी मार खाने के बावजूद भी नहीं बताया था। उसने मरियम को और इसकी 5 बच्चियों को बड़े खुले दिल से कबूल करके उनकी तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी भी ले ली थी। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। ऐसी सबकमौत स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।